तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमुख, गंगोत्री, सतोपंथ या देवप्रयाग? सही आंसर है ऑप्शन ए गोमुख। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारी जगह पर आपको गंगोत्री जो है वो लिखा हुआ मिलता है, तो अगर दोनों ऑप्शन आपको मिले गोमुख और गंगोत्री तो आप टिक करेंगे हमेशा गोमुख पे। याद रखेंगे गंगोत्री से भी और आगे जाने पर गोमुख नाम का स्थान है जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में गोमुख और गंगोत्री दोनों दिए हैं तो आप गोमुख पे टिक करोगे, और अगर मान लें कि ऑप्शन में गोमुख नहीं दिया है तो वहां पर आप गंगोत्री पे भी टिक कर सकते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो गोमुख है ये उत्तराखंड में है। तो गोमुख से जो नदी है वो निकलती है भागीरथी। गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास में एक जगह है सतोपंथ। तो सतोपंथ से जो नदी निकलती है वो है अलकनंदा। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और ये जो दोनों नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ये कहां पे मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। और वहां से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। वहां से इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्रिभुगेश्वर, मानसरोवर, पेंगोंग या फिर दिहांग? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। एक चीज और याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो गंगा नदी है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछें कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो फिर आपका आंसर है गंगा। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उसका आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है जो कि उत्तराखंड में है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, ये वही कैलाश मानसरोवर वाली मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य में जो सर्वाधिक व्यापार है वो किस दर्रे के माध्यम से होता है? तो भारत और चीन के मध्य में जो सर्वाधिक व्यापार है ये होता है किस दर्रे के माध्यम से? सही आंसर है ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। और जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है कहां पे स्थित है? याद रखेंगे नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो भारत और चीन के बीच में जो सर्वाधिक व्यापार है वो नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर के विशाल मैदान में क्या शामिल है? उत्तर का जो विशाल मैदान है तो उसमें किसको किसको शामिल किया जाता है? गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर आप टिक कर लीजिएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक भूभाग पर किस मृदा का विस्तार है? जो भारत का सर्वाधिक भूभाग है उस पर किस मृदा का विस्तार है? लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? सही आंसर है जलोढ़ मृदा। और याद रखेंगे भारत के 43% भूभाग पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा को हम लोग दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, दो नदियों के मध्य में स्थित जो उपजाऊ भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? दो नदियों के मध्य में स्थित जो उपजाऊ भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा, घाट, मुहाना या दोआब? तो सही आंसर है आपका दोआब। जैसे कि दो नदियां हैं उत्तर भारत में, तो एक नदी है गंगा और दूसरी नदी जो है वो कौन सी है? वो है यमुना। तो अब गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का जो भूभाग है, अगर उसको पूछें क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे दोआब। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोआब। तो दो नदियों के बीच में स्थित जो भूभाग होता है उसे दोआब कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, मरु टिब्बा। मरु टिब्बा किस राज्य में पाए जाते हैं? मरु टिब्बा को इंग्लिश में हम लोग सैंड ड्यून बोलते हैं। तो मरु टिब्बा किस राज्य में पाए जाते हैं? सही आंसर है आपका राजस्थान। मरु टिब्बा जो है कहां पाए जाते हैं? याद रखेंगे राजस्थान में पाए जाते हैं। ये रेत के बने हुए टीले होते हैं जिनका निर्माण पवनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या फिर अटाकामा? सही आंसर है थार। भारत का सबसे विशाल जो मरुस्थल है वो है थार। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आपका आंसर होगा सहारा। सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो आपका आंसर होगा गोबी। गोबी मंगोलिया में है। और अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो वो है थार, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी जो कि मंगोलिया में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछें तो आपका आंसर होगा थार जो कि राजस्थान में स्थित है। और जो यहाँ पे अटाकामा दिया हुआ है तो अटाकामा याद रखेंगे कि ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है।
अटाकामा जो है वो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये स्थित है कहाँ? ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ये कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी? राजस्थान में बहने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो वो है लूनी। रेगिस्तान में बहने वाली या फिर राजस्थान में बहने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश या फिर सिक्किम? तो सही आंसर है लद्दाख। भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो है लद्दाख। और अगर पूछें कि आपसे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिन राम। ठीक है, क्या है? मासिन राम। और मासिन राम जो है आपको पता होगा कि ये मेघालय में स्थित है, तो ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और इसके अलावा ये भारत के साथ साथ विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या मिजोरम? तो दिफू दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा जो है कहां स्थित है? याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। अभी एक नई अटल सुरंग बनके तैयार हुई है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो वो रोहतांग दर्रे में स्थित है। और उसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर, और वो रोहतांग दर्रे में स्थित है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकोश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में कौन सी नदी जो है वो सीमा रेखा बनाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, टिक कर देता हूं मैं। हाँ, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ में लगती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16। देखिए, पहले 17 राज्य थे और अभी 16 राज्य हैं। क्यों? आपको पता होगा जो जम्मू कश्मीर है तो उसका राज्य का दर्जा अब जो है हटाकर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो अब वर्तमान समय में आपके 16 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है पड़ोसी देशों से, और उसके अलावा आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, जिसकी सीमा जो है वो पड़ोसी देशों के साथ में लगती है, याद रखेंगे। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7, 8, 9 या 10? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो सही आंसर है 7। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ में लगती है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, बचपन में एमबीए किया, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, बचपन में एमबीए किया तो इससे आप याद रख सकते हैं कि वो कौन कौन से 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। तो बा से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, और ना से हो जाएगा नेपाल। ठीक है, फिर एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये वो 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, सड़क सीमा या फिर स्थलीय सीमा। आगे देखें, भारत की जल सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जल सीमा लगती है कितने देशों से? तो इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 7। भारत की जल सीमा भी 7 देशों से लगती है। कौन कौन से देश हैं देखिए। ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो ये वो 7 देश हैं जिनके साथ में भारत की जल सीमा लगती है या फिर भारत की समुद्री सीमा लगती है। भारत का सबसे पड़ोसी जो समुद्री देश है, याद रखेंगे, वो है श्रीलंका। भारत का सबसे पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है, अगर पूछें वो कौन सा है, तो याद रखेंगे वो है इंडोनेशिया। वो है इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा एवं जल सीमा ये कितने देशों के साथ में लगती है? जो भारत की स्थल सीमा है और इसके अलावा जो भारत की जल सीमा है, ये कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3। भारत की स्थल सीमा और जल सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। कौन कौन से 3 देश हैं आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले है आपका बांग्लादेश,
फिर है पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इसके अलावा जो आपका एक है वो है म्यांमार। तो ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, ये 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत की स्थल सीमा भी लगती है और इसके साथ में भारत की जल सीमा भी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात से गोवा के मध्य का जो तटीय भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? तो गुजरात से गोवा के मध्य का जो तटीय भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोंकण तट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोंकण तट। गुजरात और गोवा के मध्य का जो समुद्री भूभाग है उसे कोंकण तट कहा जाता है। आगे देखें, गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक तक का जो मध्य का तटीय भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? तो गोवा से कर्नाटक तक का जो तटीय भूभाग है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, सॉरी उसे कहा जाता है केंद्रा तट। ऑप्शन बी सही है। क्या कहा जाता है? केंद्रा तट। एक बार देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंडिया का मैप बनकर तैयार होगा। तो अब यहां पर देखें, गुजरात है, गुजरात के बाद में गोवा है, सॉरी गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आपका गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक है, फिर केरल है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं एक बार सही से बना के मैप। 1 मिनट का टाइम दें। देखिए हम लोग दोबारा एक मैप बनाते हैं अच्छे से। अभी देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये गुजरात है, गुजरात के बाद में आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद में केरल है। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं काठियावाड़। अब ये यहाँ पे दिया नहीं है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच की जो सीमा है उसको बोलते हैं काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा के बीच की जो सीमा है उसको बोलते हैं कोंकण तट। अब यहाँ पर लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गोवा से कर्नाटक, तो इसलिए गोवा से कर्नाटक वाला जब हम लोग लेंगे, जब हम लोग गोवा से कर्नाटक वाला लेंगे तो बीच के बीच में सब ये आ जाएंगे, है ना। तो काठियावाड़ हो गया, कोंकण तट हो गया, उसके बाद में गोवा से लेके अगर आपसे पूछें कि कर्नाटक तक का जो तटीय भूभाग है इसको क्या कहेंगे, तो गोवा से लेके कर्नाटक तक का जो तटीय भूभाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रा तट। क्या कहते हैं? केंद्रा तट। और कर्नाटक से केरल तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। अगर पूरब में देखें तो यहां पर आपका ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के बाद में ओडिशा है, और ओडिशा के बाद में, सॉरी तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, फिर है ओडिशा, और फिर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की जो सीमा रेखा है, जो समुद्री रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरोमंडल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, याद कर लेना, कोरोमंडल। और उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु और, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की जो सीमा रेखा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और ओडिशा से लेकर जो पश्चिम बंगाल की सीमा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो है बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल तट। तो याद रखेंगे, गोवा से कर्नाटक का जो मध्य का तटीय भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, केन्ना तट। अब देखो यहां पर अगर मान लो कि काठियावाड़ नहीं आता है ऑप्शन में, तो फिर आप कोंकण पे टिक करोगे या फिर केन्ना पे टिक करोगे। तो गोवा से कर्नाटक पूछा तो गोवा से कर्नाटक तो क्लियर है, यहाँ पे आपका देखें ये गोवा है, ये देखिए गोवा है, और ये आपका कर्नाटक है जो कि समुद्र से अच्छी तरीका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो समुद्री भूभाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे केन्ना तट। आगे देखते हैं, कर्नाटक से केरल, कर्नाटक से केरल का जो तटीय भूभाग है उसको क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो तटीय भूभाग है उसको बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोलते हैं उसको? मालाबार तट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।